नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। टाइम्स ऑफ भारत पर आप देख रहे हैं खबरों का रोलर कोस्टर, बिग एंड बोल्ड। आपके लिए जरूरी हर खबर आपके पसंदीदा अंदाज में, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, बुलेटिन विद नो कंफ्यूजन। सबसे पहले वो खबरें जो आज पूरे दिन रही। बिग एंड बोल्ड, अतीक के गैंग में दो फाड़ हो गए हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए गैंग वॉर तक का अंदेशा है। शाइस्ता को चुनौती देने वाली जैनब कौन है, यह खबर आपको विस्तार से बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि 5 जून को ऐसा क्या होने वाला है जिसके बारे में सोचकर मुख्तार अंसारी की नींदें उड़ी हुई हैं। इस खबर की पूरी पड़ताल, और अब राहुल ने ऐसा क्या कह दिया जिसे सेल्फ गोल कहा जा रहा है, और विरोधी तक ये कह रहे हैं कि राहुल ही मोदी को जिताएंगे। इस खबर की चर्चा होगी। और एयरपोर्ट के टॉयलेट में किसने छिपाया 1 करोड़ का सोना, ये खबर भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये अहम खबर देखिए आप। प्रयागराज से खबर, अतीक अहमद गैंग IS-227 में 2 फाड़ होने की खबर। अरबों के साम्राज्य के लिए गैंग वॉर छिड़ने के आसार। जेल में बंद अतीक के गुर्गे अपने गैंग कर रहे एक्टिव। माफिया अशरफ की पत्नी जैनब के संपर्क में एक गुट। अतीक की पत्नी शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम दूसरे गुट में। अतीक अशरफ की हत्या के बाद फरार चल रही है शाइस्ता, जैनब और आयशा नूरी। अगली अहम खबर, अतीक की हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति से जुड़ी हुई। जांच एजेंसियों को यूपी, दिल्ली, मुंबई और हरियाणा में अतीक की संपत्तियों का मिला है सुराग। विदेश तक फैले हुए हैं अतीक की 15,000 करोड़ की काली कमाई के तार। दिल्ली के जामिया नगर में अतीक की प्रॉपर्टी। अतीक के करीबी मुंबई के एक बिल्डर से यूपी पुलिस जल्द करेगी पूछताछ। अतीक ने मुंबई में रियल एस्टेट कारोबार में लगाए अरबों रुपए। अतीक की प्रॉपर्टी और गैंग वॉर से जुड़ी पूरी खबर देखिएगा कुछ ही देर बाद 7:30 बजे बिग एंड बोल्ड स्पेशल में। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। बांदा जेल में बंद मुख्तार की बढ़ सकती है मुश्किलें। अवधेश राय हत्याकांड में 5 जून को आ सकता है फैसला। ये फैसला जब आएगा तो मुख्तार के लिए कैसी स्थितियां लाएगा, ये बड़ा फैसला, ये मुख्तार के लिए बड़ा फैसला। 5 जून को फैसला आएगा। वाराणसी की MP MLA कोर्ट सुनाने वाली है फैसला। 31 साल पहले वाराणसी में पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हुई थी हत्या। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर माफिया मुख्तार से जुड़ा हुआ एक और पहलू आपको बताएगी। मुख्तार अंसारी के करीबी शार्प शूटर अंगद राय के घर को प्रशासन ने कुर्क कर दिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुनादी कराकर घर कुर्क किया गया। जरा आवाजें सुनाइए, ये आवाजें सुनिए जरा। मुनादी, ये कुर्क करते समय कैसी मुनादी होती है। मुख्तार के शूटर अंगद राय के घर मुनादी बताया जा रहा है कि इसमें ऑडियो अभी नहीं सुना सकता मैं आपको। ढोल नगाड़े बजाकर यहां ये बताया गया कि इस संपत्ति की अब नीलामी होने वाली है। ये उस जगह की तस्वीरें हैं जहां पहले मुख्तार अंसारी की दादागिरी की गूंज होती थी और वहां माफियाओं की मुनादी। यहां देखिए, ये मुनादी हो रही है कि अब ये घर कुर्क किया जा रहा है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर महाराष्ट्र से है। छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक की 350वीं सालगिरह आज है। पीएम मोदी ने जारी किया देशवासियों को संदेश। पीएम ने कहा, छत्रपति शिवाजी ने गुलामी की मानसिकता खत्म की। शिवाजी ने भारत की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में शिवाजी महाराज के विचारों का प्रतिबिंब। महाराष्ट्र में 7 दिन तक चलेगा राज्याभिषेक समारोह। नागपुर में RSS प्रमुख ने लिया राज्याभिषेक समारोह में हिस्सा। और छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के गौरव नहीं, पूरे देश में एक महानायक की तरह उन्हें माना जाता है और पूजा जाता है। आइए आपको उनके बारे में कुछ जरूरी बातें बताते हैं। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में आज हमारे हीरोज को कई जगह स्मरण कराना पड़ता है, और अगर ये आवश्यक है तो आइए करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म सन 1630 शिवनेरी के किले में हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनका जन्म 1627 में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। उनके जीवन पर अपने माता पिता के संस्कारों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। बचपन से ही अभ्यास करते हुए वो बहुत जल्द घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी में पारंगत हो गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध कौशल का लोहा उनके दुश्मन भी मानते थे, और इसी की बदौलत उन्होंने औरंगजेब समेत कई मुगल राजाओं को घुटनों पर ला दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू हृदय सम्राट और मराठा गौरव भी कहा जाता है। टाइम्स नाउ नव भारत की तरफ से भी शिवाजी महाराज को प्रणाम और बिग एंड बोल्ड सैल्यूट। अगली अहम खबर ऑपरेशन शीश महल से जुड़ी हुई। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया शीश महल मामले में FIR। शीश महल मामले की फाइलें गायब होने पर केस दर्ज। दिल्ली सचिवालय से फाइल चोरी किए जाने का आरोप।
विजिलेंस डायरेक्टर राजशेखर ने दर्ज कराई थी शिकायत। सचिवालय के अंदर 2 बजे सीसीटीवी में दिखे थे संदिग्ध। और अगली अहम खबर, बिग एंड बोल्ड, वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, जल्द देश के सभी राज्यों को कवर करने लगेगी वंदे भारत। अगले साल तक 200 शहरों को वंदे भारत से जोड़ने का लक्ष्य है। और ये अगली खबर जीएसटी से जुड़ी हुई जो मैं आपको बताने वाला हूं। वंदे भारत की यह खबर फिलहाल आप देख रहे हैं, जिसमें ये कहा गया कि वंदे भारत के जरिए 200 शहरों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। देश के सभी राज्यों से वंदे भारत चले, ये युद्ध स्तर पे काम किया जा रहा है। टाइम्स नाउ के कॉन्क्लेव में ये महत्वपूर्ण बातें कही गई और यहीं पर ये आपको देश के रक्षा मंत्री भी दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने ये कहा कि देश के दुश्मनों के बारे में हमको पता है और दोनों ही तरफ, खासतौर से पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बगैर ये कहा गया कि हम पूरे तरीके से तैयार हैं। अगली खबर जीएसटी से जुड़ी हुई। पिछले महीने केंद्र सरकार ने जीएसटी कलेक्शन से काफी मुनाफा कमाया और इस मुनाफे के आंकड़े वित्त मंत्रालय ने जारी किए। आइए आपको बहुत जल्दी से बताते हैं कि मई में पिछले साल के मुकाबले ये कलेक्शन कैसे बढ़ा है। मई में पिछले साल के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में 12% का उछाल देखने को मिला है। 12% का उछाल। और अब इस उछाल की बदौलत 1,57,000 करोड़ से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन सरकारी खजाने में हुआ है। और ठीक पिछले साल यानी मई 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1,40,000 करोड़ के करीब रहा था। पिछले महीने के आंकड़े बताते हैं कि यह लगातार 14वां महीना है जब जीएसटी कलेक्शन में इजाफा हुआ है। हालांकि मई का जीएसटी कलेक्शन अप्रैल के मुकाबले थोड़ा सा कम रहा, लेकिन 12% की बढ़त दर के हिसाब से इसे बेहतर माना जा रहा है। हाल ही में जीडीपी विकास दर में 6.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और अब जीएसटी कलेक्शन में इजाफा होने से अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मजबूत और सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर ये कि बाबा बागेश्वर ने क्या कहा। 9 जून को ग्रेटर नोएडा के जैतपुर गांव पहुंचने वाले हैं बाबा बागेश्वर। जैतपुर में 9 दिन चलेगा बाबा बागेश्वर का दरबार। भूमि पूजन के साथ आयोजन की तैयारियां तेज। कल राजकोट में बाबा ने हिंदू राष्ट्र पर दिया था बयान, मुस्लिम भी होंगे हिंदू राष्ट्र का हिस्सा, उन्होंने कहा था। लेकिन लालच और दबाव में धर्मांतरण बिल्कुल नहीं हो सकेगा। और अगली अहम खबर, हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील का असर हुआ है। उपद्रवियों ने 140 हथियार सरेंडर कर दिए हैं। इसमें एसएलआर, कार्बाइन, AK-47, इंसास राइफल, LMG और M16 राइफल शामिल हैं। अमित शाह ने 2 जून से सर्च ऑपरेशन चलाने की बात कही थी। 24 घंटे बाद ही बड़ी संख्या में उपद्रवियों ने हथियार सरेंडर कर दिए। शांति के बाद राज्य के 5 जिलों से हटाया गया कर्फ्यू। सड़क बनाने में ठेकेदारों के भ्रष्टाचार की तमाम खबरें अक्सर आपने देखी सुनी होंगी, लेकिन यहां देखिए ये क्या कर दिया। महाराष्ट्र के जालना में ठेकेदार ने हद कर दी। ठेकेदार ने पॉलीथीन बिछाकर उसके ऊपर डामर की सड़क बना डाली। तस्वीरें यहां भी देखिए आप। ग्रामीणों ने ठेकेदार की करतूत का पर्दाफाश किया। पॉलीथीन पर बनी सड़क चादर की तरह रोल हो रही है। लोगों ने दोषी ठेकेदार और इंजीनियर के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की। सऊदी अरब और हिंदुस्तान की दोस्ती नए आयामों की तरफ बढ़ चली है। इस रिपोर्ट में और विस्तार से जानिए। ये तस्वीरें कोच्चि के नौसेना के साउथ कमान की हैं। नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने सऊदी अरब की नौसेना एकेडमी के कैडेट्स से मुलाकात की। सऊदी नौसेना कैडेट्स पहली बार इंडिया के INS तीर और INS सुजाता पर समुद्री प्रशिक्षण ले रहे हैं। रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के 55 कैडेट्स और 5 डायरेक्टिंग स्टाफ ने स्क्वाड्रन जहाजों, INS तीर और INS सुजाता में नेविगेशन, अग्निशमन और इमरजेंसी ट्रेनिंग समेत कई अहम प्रशिक्षण लिए हैं। व्यापार, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी और रक्षा समेत कई क्षेत्रों में भारत और सऊदी अरब मिलकर काम कर रहे हैं। ये दोनों देशों की दोस्ती और मजबूत रिश्तों का प्रमाण है। नेवी चीफ ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते और मजबूत हुए हैं। सऊदी कैडेट्स ने इंडियन नेवी चीफ के साथ भारतीय युद्धपोतों में अपनी पहली ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस शेयर किया। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर यह है कि साक्षी मामले में क्या हुआ। आखिरकार साहिल ने जिस चाकू का इस्तेमाल किया था साक्षी पर ताबड़तोड़ वार करने में, वो चाकू बरामद कर लिया गया। पुलिस को पिछले 2 दिनों से गुमराह कर रहा था साहिल, लेकिन आखिरकार वो चाकू बरामद हो गया है। इंस्टाग्राम चैट के जरिए यह भी पता किया जा रहा है कि किस तरीके से उसकी चैट हिस्ट्री रही है, उसका दिमाग कैसे काम कर रहा था। पता ये चला है कि कई और लड़कियों के साथ वो चैट में शामिल था। और यह भी पता चल रहा है कि अप्रैल के महीने से उसने साक्षी के साथ चैट करनी शुरू की थी। और अगली अहम खबर लव जिहाद से जुड़ी हुई। नासिक के बाद जबलपुर में सामने आया लव जिहाद का मामला। अयाज खान ने पहले हिंदू लड़की से कोर्ट मैरिज की निकाह के लिए छपवाए कार्ड में लिखा लड़की का नाम उज़मा फातिमा।
लड़की के परिवार ने अयाज और मैरिज रजिस्ट्रार पर लगाए आरोप। परिवार का आरोप, लड़के ने हिंदू बनकर बेटी को फंसाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है निकाह का ये कार्ड। और अब बहुत जल्दी से आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड क्विक टेक्स। महाराष्ट्र के नासिक में लव जिहाद का नया मामला सामने आया। आरोप है कि एक शादीशुदा मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को किडनैप कर उस पर निकाह करने का दबाव बनाया, लेकिन निकाह से पहले पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के टॉयलेट में करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए के सोने के बिस्किट मिलने से हड़कंप मच गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक सफाई कर्मचारी टॉयलेट की सफाई करने पहुंचा और उसकी नजर कमोड के पीछे चिपके एक काले पैकेट पर पड़ी। इसके बाद कस्टम और एयरपोर्ट के स्टाफ ने सोने के बिस्किट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मुंबई के भायंदर में समंदर किनारे ट्रैवल बैग में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सिर कटा ये शव बैग में 2 हिस्सों में रखा था। हाथ पर त्रिशूल और ओम का टैटू बना था। बताया जा रहा है कि यह शव 25 से 30 साल की महिला का है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बिहार के सारण में हर्ष फायरिंग में घायल हुई भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। निशा उपाध्याय के पैर में गोली तब लगी जब 30 मई को वो एक कार्यक्रम में परफॉर्मेंस दे रही थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बिहार के वैशाली में शौच जाने के लिए घर से निकली 15 साल की एक नाबालिग के साथ 5 युवकों ने गैंगरेप किया और फिर उसे जान से मारने के इरादे से जबरन कीटनाशक दवा पिलाई। फिलहाल लड़की की हालत गंभीर है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। और बिग एंड बोल्ड में अब आपको दिखाता हूं पॉलिटिकल खबरें। राहुल ने अमेरिका में मुस्लिम लीग को बताया सेकुलर पार्टी। राहुल का बयान पर देश में छिड़ा घमासान। टाइम्स नेटवर्क के इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में बोले अनुराग ठाकुर, राहुल को हिंदू आतंकवाद नजर आता है, मुस्लिम लीग में सेकुलरिज्म दिखता है। और राहुल गांधी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर सीएम योगी का पलटवार। कहा जिसे मातृभूमि से लगाव नहीं वो पशु से भी बदतर। मन में मातृभूमि के प्रति लगाव जरूरी, कहा सीएम योगी ने। अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से खबर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पहलवानों के समर्थन में बुलाई गई खाप पंचायत में हंगामा। पंचायत के बाद खाप का सरकार को अल्टीमेटम। 9 जून तक ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी का दिया अल्टीमेटम। गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे देश में होगी पंचायत। 9 जून को पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर जाएंगे राकेश टिकैत। और नव भारत के पास ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर की कॉपी है। ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। छेड़छाड़ के कम से कम 10 मामलों की शिकायत है। एफआईआर में गलत तरीके से छूने की शिकायत है। 28 अप्रैल को दर्ज की गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर। दोनों एफआईआर में आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D और 34 का जिक्र। इन आरोपों में 1 से 3 साल तक की जेल का प्रावधान है। और रेसलर्स के प्रदर्शन को मिला 83 की विश्व विजेता टीम का समर्थन। गंगा में मेडल बहाए जाने की खबर पर पूर्व खिलाड़ियों ने जताई चिंता। कहा मेडल गंगा में बहाने की खबर दुखद। रेसलर्स के प्रदर्शन पर अनुराग ठाकुर का बयान। कहा कमेटी ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट सौंप दी है, जांच चल रही है। और झारखंड के दौरे पर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। रांची में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। केंद्र के आदेश के खिलाफ मांगा समर्थन। राज्यसभा में ट्रांसफर पोस्टिंग के अध्यादेश को चैलेंज करने की तैयारी में है केजरीवाल। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर। पंजाब में दुराचार के मामले में आलोचनाओं का सामना कर रही मान सरकार की बड़ी मुसीबत। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने दी सीएम भगवंत मान को नसीहत। कहा यौन दुराचार में फंसे मंत्री के खिलाफ जल्द हो एक्शन। मंत्री लालचंद कटारुचक के खिलाफ जल्द कार्रवाई हो। मंत्री पर गंभीर आरोप, उन्हें मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं, कहा गवर्नर ने। और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को मिली फौरी राहत। सिसोदिया को बीमार पत्नी से मुलाकात के लिए 1 दिन की सशर्त जमानत मिली है। कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए उनको यह जमानत मिली है, लेकिन सिसोदिया पर हाईकोर्ट ने लगाई है कड़ी पाबंदियां। मीडिया से बातचीत नहीं कर पाएंगे सिसोदिया। मोबाइल या इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी रोक। और अगली बिग एंड बोल्ड खबर यह कि दमोह हिजाब मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा एक्शन। अल्लामा इकबाल की कविता प्रार्थना पर लगाया बैन। मॉर्निंग प्रेयर में अब केवल राष्ट्रगान जन गण मन होगा। स्कूल में हिजाब स्कार्फ पहनने पर भी रोक लगाई। कहा मध्य प्रदेश में ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। नई शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश में होगी पढ़ाई लिखाई। सभी स्कूल नई शिक्षा नीति का पालन करेंगे। जो नहीं करेंगे वो स्कूल नहीं चला पाएंगे मध्य प्रदेश में। अजमेर 92 को लेकर अब बवाल क्यों है, ये रिपोर्ट देखिए।
1992 के अजमेर सेक्स स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 रिलीज के लिए तैयार है। डायरेक्टर अभिषेक दुधैया की यह फिल्म 14 जुलाई को बड़े पर्दे पर आएगी। फिल्म का पोस्टर जारी होते ही 3 दशक पुराना सेक्स स्कैंडल फिर से चर्चा में है। 31 साल पहले अजमेर में 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ ज्यादती की गई थी। चिश्ती घराने के फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती जो उस वक्त यूथ कांग्रेस से जुड़े थे, उन्होंने अजमेर के पूंजीपति के बेटे का यौन शोषण किया। फिर उसे धमकाकर उसकी गर्लफ्रेंड को भी ट्रैप में फंसाया जो एक नामी स्कूल में पढ़ती थी। फिर उस लड़की के जरिए स्कूल की 100 से ज्यादा लड़कियों का शोषण किया। कलर लैब से लड़कियों की न्यूड तस्वीरें वायरल होने के बाद राजस्थान में भूचाल आ गया। दिसंबर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा फिल्म को लेकर विवाद तय है क्योंकि कुछ आरोपी यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि सभी आरोपी पकड़े गए थे। बीजेपी फिर एक फर्जी स्टोरी दिखाएगी। पशुपतिनाथ के धाम से आए नेपाल के प्रधानमंत्री ने उज्जैन पहुंचकर महाकाल के दर्शन किए। पुष्प कमल दहल प्रचंड उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। महाकाल लोक में उनका स्वागत राज्यपाल के साथ शहर के दूसरे गणमान्य नागरिकों ने किया और महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पूजन के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल ने भगवान महाकालेश्वर के दर्शन कर नेपाल से लाए 100 रुद्राक्ष और 51,000 रुपए नगद भेंट स्वरूप चढ़ाए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि सत्ता में आते ही वो 5 गारंटी पूरी करेंगे। 5 चीजों की उन्होंने गारंटी दी थी, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के सामने है। क्या है वो चुनौती और कौन सी है 5 गारंटीज, वो बहुत जल्दी से यहां पर आपको दिखाता हूं मैं। कांग्रेस ने कहा था कि सत्ता में आते ही वो हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री देगी और हर गरीब व्यक्ति को 10 किलो अनाज भी मुफ्त में दिया जाएगा। तीसरी गारंटी यह थी कि ग्रेजुएट बेरोजगार को 3,000 रुपए महीना और डिप्लोमा वालों को 1,500 रुपए महीने का भत्ता दिया जाएगा। चौथी गारंटी यह थी कि हर परिवार की एक महिला को 2,000 रुपए दिए जाएंगे और आखिरी गारंटी थी कि हर महिला को सरकारी बस में सफर की सुविधा मुफ्त होगी। अब सवाल यह है कि करीब 60,000 करोड़ के कर्ज में डूबी कर्नाटक सरकार इन वादों को कहां से पूरा करेगी, क्योंकि अगर मुफ्त बिजली का वादा पूरा किया गया तो इस पर सरकार को सालाना 14,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने होंगे जो राज्य के बजट का कुल 5% है। इसी तरीके से अगर बेरोजगारी भत्ते की गारंटी पर सालाना 3,000 करोड़ खर्च आएगा और मुफ्त अनाज की गारंटी पर भी सालाना 5,000 करोड़ का खर्च सरकार को उठाना पड़ेगा। इसके अलावा महिला भत्ता और बसों में मुफ्त सफर की गारंटी को पूरा करने में भी राज्य सरकार के सरकारी खजाने पर काफी दबाव पड़ने वाला है। तो ये सब असल में गारंटीज निभाई कैसे जाने वाली हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बिग एंड बोल्ड में एक अगला बिग एंड बोल्ड पहलू आपको दिखाने ले चलूं, उससे पहले दिखाता हूं पॉलिटिक्स की ये अहम खबरें। बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल क्विक टिप। पीएम मोदी के हिटलर से तुलना करने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कांग्रेस विषकुंभ जैसी हो गई है और प्रधानमंत्री तो नीलकंठ हैं। दरअसल कांतिलाल भूरिया ने एक जनसभा में कहा था कि प्रधानमंत्री का बस चले तो वो लोकतंत्र खत्म करके हिटलर बन जाएं और अमित शाह सद्दाम हुसैन। मोदी सरकार की 9 सालों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी कल से टिफिन बैठक की शुरुआत करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल आगरा में इसकी पहली बैठक करेंगे। बीजेपी के हर विधायक और सांसद को ऐसी टिफिन बैठक करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में मौजूद रहने वाले कार्यकर्ता अपने अपने घर से खाने का टिफिन लाएंगे, साथ मिलकर खाना खाएंगे और चुनाव पर चर्चा करेंगे। तेलंगाना सरकार और राज्यपाल के बीच तनातनी एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि राज्य सरकार के तेलंगाना दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल सुंदरराजन को निमंत्रण नहीं दिया गया। इससे पहले भी केसीआर सरकार ने तेलंगाना सचिवालय के उद्घाटन पर गवर्नर को आमंत्रित नहीं किया था। 152 साल पुराने देशद्रोह कानून को लॉ कमीशन ने देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी बताया है। केंद्र सरकार को दी गई अपनी रिपोर्ट में कमीशन ने कहा कि देशद्रोह कानून को हटाने का कोई वैलिड रीजन नहीं है, बल्कि इससे एंटी नेशनल लोगों पर लगाम कसने में मदद मिलती है। फिल्म द केरला स्टोरी की सफलता को खतरनाक ट्रेंड बताने वाले नसीरुद्दीन शाह के बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा नसीरुद्दीन शाह एक बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन उनकी नीयत अच्छी नहीं है। अगर उन्हें फिल्म से इतनी दिक्कत है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। और अब आपको लिए चलता हूं बहुत जल्दी से बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल की तरफ और पहली खबर बताते हुए यूक्रेन युद्ध में रूस ने एक बड़ा दावा किया, वो बताता हूं आपको। यूक्रेन के आखिरी जंगी जहाज ऑलफरेंको को मार गिराने का दावा किया गया है। ओडेसा के पोर्ट पर खड़ा था ज़ेलेंस्की का ये युद्धपोत। पुतिन के एयरफोर्स ने मिसाइल से उसे नष्ट करने का बड़ा दावा किया है। 29 मई के एयरफोर्स ने किए थे ओडेसा पोर्ट पर ताबड़तोड़ हमले। उन्हीं हमलों में यूक्रेन का आखिरी जंगी जहाज नष्ट हो गया। क्या वाकई यूक्रेन का आखिरी युद्धपोत समाप्त कर दिया गया रूस की तरफ से? रूस की
की वायुसेना को अत्याधुनिक सुखोई 34, सुखोई 34, Su-34 लड़ाकू विमानों की नई खेप मिल गई है। ये विमान कई मायनों में दुनिया भर के बाकी लड़ाकू विमानों से अलग हैं। रूस की वायुसेना के बेड़े में सुखोई 34 लड़ाकू विमानों के शामिल होते ही उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सुखोई 34 दुश्मन से निपटने में लड़ाकू विमानों का काम तो करेंगे ही, साथ ही जरूरत पड़ेगी तो ये बॉम्बर की भूमिका में भी नजर आएंगे। डॉग फाइट भी कर पाएंगे और बॉम्बिंग भी कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि दुश्मन के ठिकानों पर जिन भारी भरकम बमों को गिराने के लिए अलग तरह के विमानों की जरूरत पड़ती है, उन्हें भी बड़ी आसानी से सुखोई 34 से गिराया जा सकेगा। खासतौर पर यूक्रेन युद्ध के टाइम अगर पुतिन ने इन फाइटर जेट्स के जंग के मैदान में इनको उतारना जरूरी समझा है, तो फिर जेलेंस्की की सेना के लिए ये एक बड़ा खतरनाक संकेत हो सकता है। हालांकि जेलेंस्की को लग रहा है कि तब तक शायद स्वीडन F-16 दे दे। अगली अहम खबर आपको बता दूं, रूस में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए 3 वैज्ञानिकों का कोर्ट में शुरू हुआ ट्रायल। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की कोर्ट में वैज्ञानिकों ने ट्रायल शुरू की। हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने से जुड़ी है तीनों वैज्ञानिक है। पिछले महीने कुछ वैज्ञानिकों ने पुतिन को लिखी थी चिट्ठी। वैज्ञानिकों को इस तरह के आरोपों में गिरफ्तार करने को बताया था। डराने वाली घटना पुतिन पर नहीं पड़ा। उस चिट्ठी का असर गिरफ्तार वैज्ञानिकों पर शुरू हो गया। राजद्रोह का ट्रायल। और रूस ने अमेरिका पर लगाया है जासूसी का बड़ा आरोप। रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने किया दावा, अमेरिका ने अपने फोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के साथ मिलकर रूस की जासूसी की है। सर्वेलांस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रूस में हजारों बड़े अधिकारियों के फोन हैक किए गए। एप्पल कंपनी ने रूस के दावों को सिरे से नकार दिया है। और बिग बोल्ड में अगली अहम खबर, सीमा विवाद के बीच पत्रकारों के वीजा के मसले पर आमने सामने आए भारत और चीन। भारत ने चीन के 2 पत्रकारों को किया देश से बाहर। अब भारत में नहीं है चीन का कोई भी पत्रकार। 1980 के बाद मौका है जब देश में नहीं है कोई भी चीनी पत्रकार। बौखलाहट में चीन ने वहां रह रहे भारतीय पत्रकारों को दिया देश छोड़ने का अल्टीमेटम। दोनों ही देशों ने नहीं किए एक दूसरे के पत्रकारों के वीजा रिन्यू। और चीन ने रहस्यमयी तरीके से पृथ्वी के अंदर 10 किलोमीटर तक की गहराई तक खुदाई का काम शुरू कर दिया है। पृथ्वी पर इतना बड़ा गड्ढा क्यों कर रहा है चीन, आपको वो बताते हैं। यह प्रोजेक्ट चीन के राष्ट्रपति की मंजूरी से चल रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका देश पृथ्वी के 10 किलोमीटर की गहराई तक जाकर उसके अंदर छिपे रहस्यों का पता लगाए। चीन ने पृथ्वी की खुदाई का यह काम शिनजियांग प्रांत में शुरू किया, जहां माना जाता है कि जमीन के अंदर तेल भरपूर मात्रा में है। हालांकि चीन का कहना है कि इस खुदाई के दौरान उसके वैज्ञानिक पृथ्वी के 10 परतों को भेदने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर रहस्यों का पता लगाएंगे। ऐसा करने से न सिर्फ भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में सटीक जानकारी जुटाई सकेगी, बल्कि पर्यावरण को होने वाले खतरों को भी स्टडी किया जा सकेगा, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि खुद चीन के वैज्ञानिक मानते हैं कि उनका यह मिशन इतना आसान नहीं होने वाला। चीन से पहले ये कोशिश भी कर चुका है। रूस ने 1989 में करीब 12 किलोमीटर लंबा गड्ढा खोदना शुरू किया था और इस काम में उसे 20 साल लग गए थे। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। 80 वर्षीय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोलोराडो में मंच पर लड़खड़ा कर गिर गए, जिसके बाद जवानों ने फौरन बाइडेन को संभाला और सहारा देकर राष्ट्रपति बाइडेन को खड़ा किया। इसके बाद मुस्कुराते हुए बाइडेन निकल गए। हालांकि इशारे में उन्होंने बताया कि गलती मेरी नहीं, वो स्टैंड बैक किया। बाइडेन कोलोराडो में एयरफोर्स एकेडमी के ग्रेजुएशन सेरेमनी में पहुंचे थे। राष्ट्रपति बाइडेन के इस तरह मंच पर गिरने के बाद एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के उम्र और स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। हालांकि इस घटना के बाद व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा कि बाइडेन की हालत बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई चोट नहीं लगी है। ये पहला मौका नहीं है जब बाइडेन इस तरीके से गिरे हों। 2 साल में 5 बार इस तरीके की घटनाएं कैमरे में कैद हुई। और अब आपको बताता हूं, फिलीपींस में डाइवोर्स चाहते हैं लोग, सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए खबर। प्रोटेस्ट की तस्वीरें फिलीपींस की हैं। कैथोलिक ईसाई कम्युनिटी वाले देश फिलीपींस में तलाक की इजाजत नहीं है। अगर का प्रोसेस शुरू भी हो जाए तो इसमें कई साल लग जाते हैं और महंगा इतना है कि आम आदमी तो खर्च ही नहीं उठा सकता। वेटिकन सिटी के बाद फिलीपींस दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां तलाक गैर कानूनी है, लेकिन अब लोग डाइवोर्स के लिए कानून की मांग कर रहे हैं। 2005 में 43% लोग चाहते थे कि तलाक को साफ तौर पर कानूनी दर्जा मिले, जबकि 2018 में यह आंकड़ा 53% तक पहुंच गया। कुछ सांसद भी बिल लाने के पक्ष में हैं। सांसदों का कहना है कि अगर रिश्ते की अहमियत न बची हो तो अलग होना ठीक है। अगर तलाक कानून बन जाएगा तो कई महिलाओं और उनके बच्चों की जिंदगी आसान हो जाएगी। फिलीपींस की आबादी करीब 1 करोड़ 10 लाख है। इसमें 78% कैथोलिक ईसाई हैं। 2018 में संसद के निचले सदन ने तलाक के कानून को मंजूरी दे दी थी, लेकिन ऊपरी सदन ने रोक लगा दी थी। और अब देखिए बिग एंड बोल्ड पिक टेक। नई संसद में अखंड भारत के नक्शे पर नेपाल के बाद अब पाकिस्तान ने भी भड़काऊ बयान दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा, अखंड भारत का यह दावा विस्तारवादी मानसिकता दिखाता है। दरअसल संसद में लगाए गए अखंड भारत के नक्शे में पाकिस्तान के कई इलाके जैसे तक्षशिला, मानसेरा, सिंधु, पुरुषपुर, उत्तर को शामिल किया गया है, जो प्राचीन काल में अखंड भारत का हिस्सा थे।
9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा के लिए अब पाकिस्तान ने विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। PMLN नेता मियां जावेद लतीफ ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, जांच एजेंसियों को हिंसा में विदेशी ताकतों के शामिल होने के सबूत मिले हैं। किसके इशारे पर यह सब किया गया, उसके भी सबूत हैं। पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने खुद को मोहम्मद पैगंबर बताने वाले एक युवक को इश्क-निंदा कानून के तहत सजाए मौत सुनाई है। दोषी शख्स ने 6 साल पहले मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर से खुद को पैगंबर बताया था। इजराइल में 22 साल तक कोमा में रहने वाली महिला हाना नेशनबर्ग की मौत हो गई। हाना 2001 में यरूशलेम में एक फिदाइन हमले में घायल हो गई थी और उसके बाद से ही कोमा में थी। इजराइल ने इस अटैक के लिए फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास को जिम्मेदार ठहराया था। नेटो में स्वीडन की सदस्यता को मंजूरी देने के लिए अमेरिका ने तुर्की पर दबाव बढ़ा दिया है। इसको लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने समकक्ष तैयब एर्दोगन से भी बातचीत की है। वहीं नेटो महासचिव ने कहा कि वो लिथुआनिया में होने वाली नेटो में स्वीडन की मेंबरशिप की पुष्टि करना चाहते हैं। और अब ट्रेंडिंग में आपको ये बता दूं, मौसम कैसा रहने वाला है। जल्दी मानसून दस्तक दे सकता है। केरल के तट से 400 किलोमीटर दूर है मानसून। 4 से 5 जून तक दस्तक दे सकता है मानसून। जून से दूसरे हफ्ते में रफ्तार पकड़ेगा मानसून। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना समेत पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में छा सकता है मानसून बहुत जल्द। तो जब मानसून आएगा तो लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां राहत की उम्मीद अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। कहां नजर नहीं आ रही, आपको बहुत सिलसिलेवार तरीके से उन राज्यों के बारे में बताते हैं। महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने लू की चेतावनी जारी की है। जबकि हिमाचल, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट है। कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में वेदर का नया सिस्टम एक्टिव होने से कई जिलों में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। जबकि मध्य प्रदेश में अभी बेमौसम बारिश का दौर जारी रहेगा और वहां के कुछ जिलों में भी आंधी तूफान के संदर्भ में सूचनाएं मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगले कुछ दिनों में यूपी के कई जिलों में गर्मी अपने चरम पर पहुंच सकती है। जबकि बिहार के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है, कुछ में प्रचंड गर्मी की संभावना है। कुल मिलाकर मौसम अभी कई ऐसे रंग दिखाएगा कि कहीं लोगों के पसीने छूटेंगे तो कहीं कपकपी भी छूट सकती है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, देश का गौरव बढ़ाने वाली खबर बता दूं आपको। भारत के साइक्लोन मैन अब पूरी दुनिया को मौसम को लेकर अलर्ट करेंगे। भारत मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा WMO के उपाध्यक्ष बन गए हैं। कल जब उन्होंने WMO के उपाध्यक्ष पद का चुनाव जीता तो तालियों के साथ उनका स्वागत किया गया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। डॉक्टर मृत्युंजय को 148 में से 113 वोट मिले थे। IMD ने इसका वीडियो भी शेयर किया जो अब ट्रेंड कर रहा है। और अब बात देश के उस गौरव की भी कर लें जहां खबर आपको न्यू इंडिया में दुनिया में न्यू इंडिया का डंका कैसे बज रहा है वो आपको बता दें। ये तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। मिशन चंद्रयान से जुड़ी हुई। भारत बहुत जल्द चांद के सफर पर जाने की तैयारी में है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो इस साल जुलाई में चंद्रयान 3 लॉन्च कर सकती है। यह मिशन भारत के लिए बहुत ज्यादा अहम है। अगर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कामयाब रही तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। सबसे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट भेज चुके हैं। इस मिशन के तहत इसरो चांद की सतह और उसके वातावरण की स्टडी करेगा। भारत में पहली बार 2008 में चंद्रयान 1 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुई थी। उस मिशन से इसरो ने चांद पर पानी का पता लगाया था और इसकी जानकारी नासा के साथ भी साझा की गई थी। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग हुई थी, लेकिन इसकी सही लैंडिंग नहीं हो पाई थी और चंद्रमा की सतह से टकराकर चंद्रयान 2 का लैंडर टूट गया था। अब इसरो ने उस मिशन से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें। स्वागत है आपका बिग एंड बोल्ड स्पेशल में। यहां ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस तरफ आपको अशरफ दिखाई दे रहा है और जैनब दिखाई दे रही है। यहां आपको अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता दिखाई दे रही है। असल में जैनब की जेठानी है शाइस्ता, इसकी देवरानी जैनब। लेकिन अतीक और अशरफ के नहीं रहने के बाद इन देवरानी और जेठानी में अब गैंग वॉर की नौबत है। जैनब जेठानी की गुलामी नहीं करना चाहती, वो गॉड मदर बनना चाहती है। नौबत कहां पहुंच रही है इस रिपोर्ट में देखिए। माफिया गैंग में गोली चलनी शुरू हो गई। ऐसी गोलियां और चलेंगी। इस बार आमने सामने हुई अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा। दावा किया जा रहा है कि शादी के एल्बम में जो एक साथ नजर आ रही हैं, वो एक दूसरे की जान की प्यासी हो चुकी है। अतीक और अशरफ जब तक जिंदा थे सब साथ थे, मगर उनकी मौत के बाद ही शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा के बीच जंग शुरू हो गई। माफिया फैमिली में देवरानी और जेठानी के बीच
जबरदस्त झगड़ा हुआ है। ये फाइट इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि गैंगवार होने के आसार लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा किसी भी कीमत पर गॉड मदर कहे जाने वाली शाइस्ता परवीन के आगे झुकने को तैयार नहीं है। उसने करोड़ों के साम्राज्य के लिए अपने गुर्गों को सक्रिय कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ जब माफिया फैमिली का टारगेट इस बार कोई और नहीं बल्कि उनके अपने हैं। एक गुट है शाइस्ता परवीन का, उसके साथ है असद कालिया, गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबर और अरमान। दूसरा गैंग है जैनब फातिमा का, जिसमें उसका भाई सद्दाम मदद कर रहा है। अतीक अहमद की बहन आयशा भी इसी खेमे में बताई जा रही है। शाइस्ता परवीन के गैंग का कोड है IS-227 और जैनब के गैंग का कोड वर्ड बताया जा रहा है ZF-56। अतीक गैंग में वर्चस्व की इस लड़ाई का खुलासा फोन कॉल डिटेल से हुआ। अतीक और अशरफ गैंग के सदस्यों के इंटरसेप्ट की गई कॉल से गैंग वॉर की चौंकाने वाली जानकारी पुलिस के हाथ लगी। अब सवाल यह है कि देवयानी और जेठानी के बीच ये लड़ाई क्यों शुरू हुई? क्या 11,000 करोड़ रुपए की संपत्ति ही इसकी एकमात्र वजह है जिसके चलते अतीक फैमिली में तलवारें खिंच गई? तो दावा यह किया जा रहा है कि साल 2013 में ही इसकी पृष्ठभूमि लिख दी गई थी और समय के साथ ये दरार और चौड़ी होती गई। आज मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। ये किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दी है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। मौत से कुछ दिन पहले अशरफ अहमद ने जब ये बात कही थी तो सबसे ज्यादा परेशान हुई थी उसकी पत्नी जैनब फातिमा, क्योंकि अतीक फैमिली में शाइस्ता की चलती थी। जैनब की सुनी नहीं जाती थी। रंगदारी और वसूली का जो पैसा आता उसका हिसाब किताब शाइस्ता के पास रहता। जैनब को कोई खबर नहीं होती। कोई भी गिफ्ट पहुंचता तो शाइस्ता को दिया जाता। जैनब को घर में भाव नहीं मिलता। और फिर जब अतीक और अशरफ की मौत हो गई तो जैनब ने अपने पति की मौत का जिम्मा शाइस्ता और उसके बेटों पर लगाया। सूत्रों के मुताबिक जैनब फातिमा ने अपने पति अशरफ की हत्या की वजह शाइस्ता परवीन के बेटे असद को बताया था। तब जैनब ने कहा था कि उमेश पाल हत्याकांड में अशरफ की कोई भूमिका नहीं है। जैनब यह चाहती थी कि तब तक कोई बड़ा स्टेप न उठाया जाए जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जैनब फातिमा ने एक बार अपने भाई और माय के पक्ष का भी बचाव किया। मेरे भाई और मेरे शौहर को फर्जी फंसाया गया। वो लोग इस केस में नहीं थे और बार बार पुलिस उन्हीं के लोग का नाम ले रही है। ये तो बिल्कुल गलत है। मेरी माँ की तबीयत खराब चल रही थी। सद्दाम उसी में लगा था अम्मी की देखभाल करने के लिए। हॉस्पिटल में एडमिट किया था अम्मी को और 4-5 महीने से वहाँ गया भी नहीं बरेली। वर्चस्व की लड़ाई में शाइस्ता गुट का पलड़ा भारी है, क्योंकि अतीक और अशरफ के गुर्गे शाइस्ता के फरमान को आखिरी फरमान मानते हैं। ऐसे में जैनब फातिमा को सपोर्ट कौन कर रहा है? तो इसके पीछे बताया जा रहा है जैनब का परिवार। हटवा के रहने वाले हाजी फिरोज अहमद, जिनके 3 बेटे सद्दाम, गद्दाफी और जैद, 2 बेटियां जिनमें एक है जैनब। जैनब फातिमा के भाइयों पर कई आपराधिक केस दर्ज हैं। पिछले कई दिनों से फरार है। जांच टीमों के मुताबिक दुबई भाग चुका सद्दाम माफिया फैमिली की रार को और बढ़ा रहा है। वो चाहता है कि अशरफ ने अपने बलबूते जो आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया उसका बड़ा हिस्सा जैनब फातिमा को मिले, ना कि शाइस्ता को। क्योंकि अतीक के 4 बेटे बचे हैं, जिनमें 2 जेल में बंद और 2 नाबालिग। अशरफ के 2 बच्चे हैं और दोनों ही बेटियां। सद्दाम की प्लानिंग यही कि माफिया ब्रदर्स ने जो पैसा उसके जरिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया वो किसी और के हाथ ना लगे, और इसके चलते जैनब ने अपने खास गुर्गों को एक्टिव कर दिया। अतीक अहमद से इतर एक अपना अलग आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। कहा यह जाता है कि प्रयागराज के अलावा अशरफ ने अपने ससुराल कौसाम्बी में अरबों रुपए का एम्पायर खड़ा कर लिया, जिसमें खासतौर से जो जमीन का धंधा है वो सबसे ऊपर था। जमीन के धंधे की वजह से उसने जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है वो एक तरीके से उस पर कब्जा कर लिया था। अब जबकि अशरफ की हत्या हो चुकी है, इस पूरी प्रॉपर्टी पर उसकी पत्नी जैनब फातिमा की नजर है। पुलिस को इस बात के पुख्ता इनपुट मिले कि संपत्ति विवाद की वजह से कौशाम्बी, पुरा मुफ्ती, धूमनगढ़, चकिया,
बेली और हटवा में कभी भी गैंग वॉर हो सकता है, क्योंकि जैनब फातिमा के नाम पर बने ZF56 गैंग की तरफ से वसूली के लिए धमकियां शुरू हो चुकी हैं। अशरफ खुद बहुत बड़ा धमकीबाज था। वो बोलने में कम और गोलियां चलाने में ज्यादा यकीन करता था, और इसलिए उसके संपर्क में ऐसे गुर्गे जो या तो यंग हैं या फिर शूटर। IS 227 में करीब 150 गुर्गे, इनमें से कईयों की मौत हो चुकी है। हालांकि इस गैंग के 40 से 45 सदस्य ऐसे जो अशरफ के खास थे। ये अशरफ के एक इशारे पर जान देने को तैयार थे और किसी की जान लेने को भी तैयार। अब उन्हीं शूटर्स को जैनब लीड कर रही है। कुछ वक्त पहले इस गैंग के लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी धमक दिखानी शुरू की, मगर बाद में वो वीडियो डिलीट कर दिए गए। एक तरफ सद्दाम है तो दूसरी तरफ है गुड्डू मुस्लिम। यही बताए जा रहे हैं अतीक फैमिली में टकराव की बड़ी वजह। जब उमेश पाल का मर्डर हुआ तब सद्दाम बरेली में किराए पर था। वो अतीक एंड फैमिली की हर हरकत पर नजर रखता था। खुलासा यह भी कि जैनब के इशारे पर ही सद्दाम इस हत्याकांड में शामिल हुआ और फिर उसे दुबई भगाने में जैनब ने भूमिका निभाई। उमेश पाल के मर्डर और अशरफ के मारे जाने से पहले जैनब कई बार कैमरे पर सामने आई, जिसमें वो बार बार अपने पति और भाई का बचाव करती दिखाई पड़ी। मेरे शौहर और मेरे भाई का ही बार बार नाम आ रहा है। बरेली में रहता था, वो देखभाल करता था बाकी, और उनके दोस्तों की भी उठा ले गई है। सिर्फ चाय पानी तक का उनका साथ था बस दोस्तों का। किसी को भी इस केस में जोड़कर परेशान कर रही है। सद्दाम इस गेम का नया खिलाड़ी, लेकिन अतीक फैमिली का बहुत बड़ा राजदार। अतीक की हत्या के बाद दुबई फरार होने वालों में सद्दाम पहला शख्स। दुबई में अतीक की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी पूरी डिटेल सद्दाम को पता है। सद्दाम वो शख्स जो अतीक के कथित बेटे आरिफ MBA के खिलाफ है। दावा ये भी कि अतीक की बहुत सारी प्रॉपर्टी लोगों के नाम पर है, उनमें ज्यादातर सद्दाम के करीबी। और जब अतीक की हत्या हुई तो उसने जैनब की मदद से उन गुर्गों को फिर सक्रिय किया जो कभी अतीक को धोखा दे चुके थे, या फिर उसकी संपत्तियों पर कब्जा करने के इरादे से FIR दर्ज करा चुके हैं। आशंका यह भी कि अशरफ ने जिस बंद लिफाफे का जिक्र किया वो उसकी पत्नी जैनब के पास भी हो सकता है, क्योंकि अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के सामने हमेशा चुप रहने वाला अशरफ पिछले कुछ वक्त से अपनी पत्नी पर ज्यादा भरोसा करने लगा, और इसे लेकर जैनब ने कई बार शिकायत की। और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। हालांकि सद्दाम और जैनब की राह में रोड़ा है गुड्डू मुस्लिम, जो इस वक्त शाइस्ता के साथ है। शाइस्ता की तरफ फरार गुड्डू मुस्लिम को लेकर जांच एजेंसियों का नया दावा ये कि हो सकता है गुड्डू मुस्लिम ने अपनी मूछें मुंडवा ली या किसी का ध्यान न जाने के लिए दाढ़ी रख ली। कहा जा रहा है कि गुड्डू अपने पहनावे भी बदल रहा है, क्योंकि गुड्डू को अतीक की A to Z डिटेल पता है, उसकी संपत्ति की सारी जानकारी है। और शाइस्ता को लगता है कि अगर वो उसके साथ रहा तो जैनब को हावी नहीं होने देगा, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम इस गैंग का मौजूदा वक्त में सबसे हार्डकोर क्रिमिनल है। दोनों की बीवियां जो अब आमने सामने हैं, बताया यह जा रहा है कि अशरफ की जो अशरफ है उसका जो कारोबार था वो कहीं ना कहीं कौसाम्बी और आसपास के जिलों में था। अशरफ ने करीब करीब करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है वो इन इलाकों से कमाई थी। जो उसके खुखार गुर्गे थे वो आधे जेल में थे और आधे बाहर रखकर कहीं ना कहीं इस पूरी जो विरासत थी उसको संभालने का काम कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि अशरफ की हत्या हो चुकी है, लिहाजा अब गैंग का जो सरगना है वो अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा हो चुकी है। प्रयागराज से आशुतोष सिंह और लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।